गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। एनर्जी लेवल को बूस्टर देने के लिए हम आ गए राइजिंग पाकिस्तान लेके, और हम वेलकम करेंगे राइजिंग पाकिस्तान को। चाहे आप बिस्तर से उठ रहे हैं या जिंदगी में राइज कर रहे हैं, आपके लिए छोटी छोटी टिप्स राइजिंग पाकिस्तान में फन की सूरत में। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में जो ई का वर्ड, सारी दुनिया में जो ई का वर्ड ऐड हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक का, मैं एक चीज सोच के हैरान हो गया। आखिरी चीज जो मैं सोच सकता था जिसके साथ इलेक्ट्रॉनिक लगेगा वो है स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। जी हाँ, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिकली बैठ के, कितने अफसोस की बात है कि खेल के मैदान में जाए बिना आप इलेक्ट्रॉनिकली स्पोर्ट्स खेलेंगे। सारा कॉन्सेप्ट क्या है, ई स्पोर्ट्स में क्या क्या आता है? मुझे लगता है कोई गेमिंग वेमिंग की बात होने लगी है, लेकिन इस हवाले से मेरे क्लास फेलो एमबीए आज मुझे डिटेल में बताएंगे। उसने कहा, तौसीक अंकल आपको नहीं पता दुनिया कहाँ जा रही है। मैंने कहा, अच्छा यार कहाँ जा रही है, मुझे भी ले जाओ। कहता हाँ, मैं आपको साथ लेके चलता हूँ, वरना आप रह जाएंगे वहीं स्टोन एज में। मैंने कहा नहीं, मैंने आगे जाना है एमबीए। तो बस आज एमबीए मुझे इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में, ई स्पोर्ट्स में आगे लेके जाएगा, और आपको भी। एंड लेट्स सी ये क्या दुनिया है। और ये बच्चे, आपको पता है कितना जबरदस्त नॉलेज लेके आते हैं मेरे शो में, मजा आ जाता है, लुत्फ आ जाता है। तो एमबीए का है जनाब आज सेगमेंट, सब लोग तैयार हो जाएं। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा मुझे याद है बचपन में अपना खलील अहमद साहब का लाहौर से, सुहेल राना के, ये बच्चों के जो प्रोग्राम्स होते थे म्यूजिक के, उसमें वो जो हम गाने गाया करते थे, उसमें मुझे गाने का स्टैंजा इस वक्त याद है। गर्मियाँ आई तो छुट्टियाँ आई तो उनसे पूछो क्या क्या, तुमने क्या किया क्या, खेल भी खेले मजे भी किए। तो गर्मियां आती हैं, छुट्टियां आती हैं, तो मजे आ जाते हैं और बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन हम जैसे कहते हैं कि गर्मी 40 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 50 डिग्रीज, और हमारे बड़ों की और बुजुर्गों की गुफ्तगू जो है वो डिग्रीज पे रहती है। लेकिन इस सब के साथ साथ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, खेल भी आते हैं, मजे भी आते हैं, आम भी आते हैं। लेकिन वो जो छोटे छोटे हेल्थ के इश्यूज हैं जो कि गर्मी से रिलेटेड हैं, आज हम उन पे बात करेंगे, और उनके बड़े बेसिक से आसान से हल भी आपको डॉक्टर ताहिरा शाहिद बताएंगी, जो हमारी हेल्थ की एक्सपर्ट हैं, और बड़े अच्छे अंदाज में, ऐसे खूबसूरती से, आसान आसान लफ्ज़ों में हमें मसाइल का हल बताती हैं, और मज़ा आता है उनके साथ सेगमेंट करने में। तो आज डॉक्टर ताहिरा आ रही हैं गर्मियों से रिलेटेड मसाइल का हल बताने के लिए। इसके बाद क्या है जी? इसके बाद है, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ट्रेनर काशिफ हैं। ट्रेनर काशिफ हमें जिम फिट रहने का तरीका बताते हैं, और एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट है कि जी गर्मियाँ आ गई हैं तो अब ज़रा बॉडी, ज़ाहिर टी शर्ट्स वगैरह पहनी है। अब तौसीक साहब का हल्का हल्का पेट जो है वो टी शर्ट में, तो पहले तो कोट वोट होते थे, जैकेटों में छुप जाता था, अब नहीं छुप रहा, इधर से, मतलब वो फिर अब ज़रा एक बड़े साइज़ की शर्ट पहननी पड़ती है आपको, मतलब समझा करें, टीवी पे आना होता। लेकिन इसके साथ ट्रेनर काशिफ जैसे लोगों की अहमियत और ज़रूरत ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो काशिफ का सेगमेंट भी होगा। और क्या है जी? और हमारे साथ है रेबेका, और रेबेका हमारे लिए लेकर आएंगी 3 गुड न्यूज़, 3 अच्छी खबरें। आज का जो हमारा ऑरेंज सोफे वाला सेगमेंट है, इसमें भला कौन आ रहा है? इसमें आ रही है हमारी प्यारी दोस्त, आपकी फेवरेट लैला ज़ुबैरी। लैला ज़ुबैरी से पहले भी तकरीबन बहुत अरसा पहले हमारे शो में आई थी, गप लगी थी। लेकिन आज लैला ज़ुबैरी से हमने 2-3 वो बातें पूछनी हैं जो आज तक ना उनसे कभी किसी ने पूछी, ना उन्होंने मीडिया पे बताई। इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मेरे जहन में, आपको पता है नोटी हो जाता हूँ मैं कभी कभी, तो वो उनसे हम पूछेंगे और गप लगाएंगे, और एक रिलैक्स्ड सी कॉन्वर्सेशन आपके लिए लेकर आएंगे। ये सब आज का राइजिंग पाकिस्तान मेरी टीम के पास आपके लिए एक चल के लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद ई स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, मैं और एमबीए। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है मेरे क्लास फेलो एमबीए, और आज एमबीए मुझे पत्थर के जमाने से
मॉडर्न जमाने में लेके आएंगे। वो कहते हैं तौसीक अंकल आप क्या स्टोन एज में बैठे हुए आए, ई की दुनिया में हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में आए और ई कॉमर्स शॉमर्स से निकल के अब बात करें ई स्पोर्ट्स की। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एमबीए सर। ई स्पोर्ट्स। हाँ सर, तो ई स्पोर्ट्स जो है अब लोगों को जब ये जो है ना, ये मेरे ख्याल में मैं ये सोच के टॉपिक लाया था क्योंकि ये जो यंग हमारी जनरेशन है ये इसके अंदर इतना फेमस हो गया है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको पता नहीं है कि वो किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चे। तो आज मैं इसके बारे में बताने आया हूँ कि ई स्पोर्ट्स जो है वो एक काफ़ी यानी कि मैसिव इंडस्ट्री बन चुकी है, नॉट ओनली पूरी दुनिया में सर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर। अगर आप मैं आज आपको दिखाऊंगा, आ जाके मैं आपको खाली कुछ एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन इतनी चीज़ें हैं, इतने लड़के हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बाहर जाके रोशन किया। लड़कियां भी होंगी? हाँ डेफिनेटली। नहीं, पूरी एक यानी कि उनके डिफरेंट टूर्नामेंट्स भी होते हैं, फीमेल टूर्नामेंट्स भी होते हैं। और ये गेमर्स हैं? ये गेमर्स हैं और इनको ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी कहते हैं। जी, तो सर एक बहुत ही यानी कि बड़ी आर्गुमेंट आती है जब लोग कहते हैं ई स्पोर्ट, ओ ये लड़का ये लड़का ये लड़की ई स्पोर्ट्स में है, तो उनको लगता है कि वो पूरा दिन बस बैठ के गेम में खेल रहे होते हैं और ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग जॉब करते हैं वो पूरे 12 घंटे तो जॉब नहीं करते ना। तो ये भी तो एक जॉब है और वो भी थोड़ा वो करते हैं, लेकिन देखिए एक बैलेंस होता है लाइफ का, ठीक है। इससे अगर आप एक चीज़ की सेंटर ऑफ मास लें, कोई हैवी सी और उसको अपनी उंगली पे बैलेंस करें तो वो ऐसे बैलेंस करती है ना, इस तरह लाइफ भी है, आपने हर चीज़ को बैलेंस करना है। तो ई स्पोर्ट्स जो है अगर आप उसमें हैं तो आपने बैलेंस करना है कि मैं गेमिंग कितनी देर कर रहा हूँ, मैं अपना असल ज़िंदगी में जाके कितने स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, अपने वक्त को आपने डिवाइड करना है। लेकिन आज मैं बात करूंगा उन ई स्पोर्ट्स की, ताकि पेरेंट्स को पता चले ये क्या है और कुछ आपको पता चले कि पाकिस्तान में कितनी फेमस इंडस्ट्री हो रही है। और अगर हम इसको थोड़ा सा मीडिया की आय में लाएं और थोड़ा इसके बारे में बताएं तो ये बस स्काई रॉकेट कर सकती है। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें पूरी मिलियन ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स लोग इसमें बच्चे भी कमा रहे हैं और ये गेम्स करें। इट्स जस्ट लाइक प्लेइंग फुटबॉल और क्रिकेट, यानी आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं या आप एक प्रोफेशनल गेमर हैं, आपकी पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वैल्यू बिल्कुल बराबर हो सकती है, बल्कि कुछ गेमर्स तो बहुत ही ज्यादा पैसे भी कमाते हैं। हम चल के अब स्लाइड्स की तरफ देखते हैं कि एमबीए हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। ई स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, अ ट्रू गेम चेंजर। ओके, ये गेम चेंजर है। तो ये है पाकिस्तान रैंक्ड 10th इन ई स्पोर्ट्स। अब इसका मतलब ये है कि हमारा एक प्लेयर सुमेल हसन, एक गेम है डोटा, उसके अंदर उसने $3.5 मिलियन जीते हैं। 3.7 मिलियन डॉलर्स जी इसने जीते हैं जी। कुमैल हसन ने, ये तो हम सुमेल हसन ने। अच्छा, एक तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने भी इतना तेज स्लाइड लेके आगे चले गए, भी तो मैं पिछली स्लाइड से ही नबरदाजमा नहीं हो पाया था कि $3.7 मिलियन। अच्छा, उस गेम में उसने जीते? उस गेम से उन्होंने टूर्नामेंट जाके जीते। ये यंग मैन और अ किड और क्या उनका जी वो यहाँ हैं, ही इज अ यंग मैन। लेकिन देखिए जब आप एक चीज़ बचपन से करते आते हैं, जैसे कोई बहुत ज़्यादा लोग हैं वो बचपन से एक वीडियो गेम खेलते आते हैं या फिर फुटबॉल खेलते आते हैं, तो आप नेचुरली उसमें अच्छे हो जाते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अब ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है और ये गेमिंग है, जब ये रिकग्नाइज शुरू होना चाहिए, तो इसी एज के अंदर बच्चे इतने अच्छे हो गए कि इसी एज में वो अर्न करना शुरू हो गए। तो आप सोचें वो बड़े हुए तो वो कितना कर सकते हैं। जबरदस्त। अब वो वाली स्लाइड लाइन जी, अब मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि पहला तो वो बहुत ही बड़ा सर सर जो है स्टोनेज से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। स्टोनेज से मैं निकल रहा हूँ तो जरा वक्त लगेगा। अच्छा जी, अब जरा दिखाइए। अच्छा, ये स्लाइड क्या है, अब बताओ जी। ये है रैंकिंग। तो बेसिकली एक रैंकिंग होती है कि जो प्लेयर्स हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स, वो टूर्नामेंट जब जीते हैं ना तो उनको प्राइज मनी मिलता है, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल रैंकिंग है और इसके अंदर 10th जो है वो एक पाकिस्तानी प्लेयर है जिसने टूर्नामेंट जीत के 3.7 मिलियन, वो जिनका आप जिक्र कर रहे थे जी, वो जिनका मैं जिक्र कर रहा था। एक खास गेम की रैंकिंग है, ये जनरल ई स्पोर्ट्स ये जनरल ई स्पोर्ट्स की रैंकिंग है। ई स्पोर्ट्स जो है वो एक इंडिविजुअल गेम नहीं है, वो बहुत ज्यादा गेम्स हैं जिनके टूर्नामेंट्स होते हैं और जी। अच्छा, नंबर टॉप 10 तो फिर भाई नॉट बैड है ना, पूरी दुनिया के तकरीबन 200 ममालिक में से। और ये कुछ साल पहले 11th पे थे और अब ये 10th पे आ गए। ऑलराइट। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है जी? और अगली स्लाइड है हमारी
अरसलान ऐश की। अब ईवो जो है ठीक है वो एक गेमिंग का एक होस्ट करते हैं टूर्नामेंट। तो जो अरसलान ऐश हैं वो प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 थे, यानी कि जितने भी लोगों ने खेला उस साल टूर्नामेंट में, और ये होते भी जापान में जाके, तो ये जितने भी अरसलान ऐश जी, अरसलान इज फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर, और उन्होंने पहले डॉक्टर बनना था। तो जब उनके पेरेंट्स को पता चला होगा कि भाई ये गेमर बन रहा है तो कंफ्यूज हुए होंगे वो, लेकिन आप देखें उन्होंने कितनी अर्निंग्स की हैं। और अर्निंग्स, खाली अर्निंग्स की बात नहीं है, एक होता है पैशन, कि अगर बंदे को एक चीज़ में पैशन है ना तो वो अर्निंग्स को नहीं देखता, वो देखता है कि मुझे अच्छा लगता है। तो इसी तरह जो गेमिंग है वो भी एक लोगों का पैशन होता है, और जब आप पैशन को फॉलो करते हैं तो आप उसको इतना, जैसे अरसलान और ये सुमेल पहुंचे हैं उस तरह पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली। और इनकी देखो कितने यंग, मतलब टीनेजर लाइक, वही बात अब वाली बात है कि अम्मी अब्बू कहते हैं कि भाई वो अपने कमरे में बैठा हुआ है, वो तो हर वक्त गेमिंग खेलता रहता है, लेकिन नहीं पता था कि एक दिन एक वो सुपरस्टार बन जाएगा, है ना। ग्रेट। अच्छा जी, और भी कोई हमारे पास स्लाइड है? ये फ्यूचर ऑफ ई स्पोर्ट्स। अब फ्यूचर ऑफ ई स्पोर्ट, अब ये लंबा सा मैंने साइड पे पैराग्राफ पढ़ा है, इससे कंफ्यूज ना हो जाए सर, आप स्टोन एज से निकल चुके हैं अब, ठीक है। लेकिन फ्यूचर ऑफ ई स्पोर्ट्स ये है कि अभी भी मैं इसलिए किया था क्योंकि एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का पाकिस्तान में कि जो लड़का गेमिंग करता है ना वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन बात ये है कि एक ये भी प्रोफेशन है, ठीक है, और इसके अंदर अगर आप वर्क हार्ड करें ना तो आप इतना सक्सेसफुल हो सकते हैं कि अगर हम इसको मीडिया आई में लाएं, मेन आई में लाएं, क्योंकि ये ज़्यादा फेमस नहीं है। मुझे भी अभी इसे रिसर्च करने से पहले कि अरसलान ऐश का तो पता नहीं था और ऐसे लोगों का पता नहीं था मुझे, तो इसलिए अगर हम इसको मेन मीडिया आई के अंदर लाएँ और इसको थोड़ा पब्लिसाइज करें तो ये डेफिनेटली एक ऑप्शन बन सकता है जो बहुत ही एक बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है इस मुल्क में। और देखिए इकोनॉमी भी इससे हमारी बढ़ती है, क्योंकि वो लड़के जो होते हैं बाहर के मुल्क और लड़कियां सॉरी मिलियंस ऑफ डॉलर्स लाते हैं, मिलियंस, 4-5 मिलियन डॉलर्स जो है ना वो इस मुल्क में लाते हैं। मुझे ये बताओ कि ये इसमें क्या, जिस तरह बॉक्सिंग के अंदर फेदर वेट तो लाइट फेदर वेट तो पता नहीं हैवी वेट, तो क्या इसके अंदर क्या एज का भी फर्क होता है? मसलन 10 साल से कम उम्र के बच्चों की अलग गेम, ऐसा नहीं है, कोई भी किसी एज में भी गेम में जैसे मैं आपको एक आपको मैं एग्जांपल भी देता हूँ। एक लड़का है हाइस्ट का, वो पाकिस्तानी तो नहीं है लेकिन वो है 12 इयर्स का और वो प्रोफेशनली गेम करता है। ही इज़ अ प्रोफेशनल गेमर जो जिसने $10 मिलियन का एक मैंशन है, उसके अंदर भी वो रहता है और उसने सारा अपनी अर्निंग से किया, सारा खुद ही, एट 12 इयर्स ऑफ एज। एक $10 मिलियन के एक महल में वो रहता है, महल में 12 साल का, 12 साल का, और वो सारे पैसे उसने खुद कमाए, सारे उसने खुद कमाए प्रोफेशनल गेमिंग से। अच्छा, ये गेम्स होती क्या है? इसके अंदर आपको ऑनलाइन जाके, अब जरा थोड़ा सा फिर किसी दिन इस पे बात करेंगे कि वो गेम्स ही वो वाली होती हैं कि जनाब वो गाड़ी जा रही है और गाड़ी को इधर से निकालना है, उधर से निकालना है, उधर से वो सामने से फिर दुश्मन आ गया उससे लड़ाई, उस तरह वाली गेम्स होती हैं? सर ये मल्टीपल होती हैं कि कुछ जो होती हैं रेसिंग की गेम्स के अंदर भी कम्पिटिटिव होता है, कुछ फाइटिंग की गेम्स भी कम्पिटिटिव होती हैं, लेकिन ये बेसिकली ई स्पोर्ट्स जो होता है ना वो वीडियो गेम्स होता है, एंड देयर मिलियंस ऑफ वीडियो गेम्स जिसकी कम्पिटिटिव जो यानी कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनके। तो हाँ, जैसे आपने कहा इस तरह की गेम्स भी होती हैं जिनके अंदर गाड़ियाँ आ रही होती हैं और वो फाइटिंग भी हो रही होती है, लेकिन देयर अ लॉट ऑफ गेम्स जिनके ऊपर यानी कि फाइटिंग होती है, तो लिस्ट बहुत लंबी जाती है। वाह 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 भाई, आज एमबीए वाकई मुझे निकल गए सर स्टोन एज से, ये ज्यादा मैं आपको आगे खींच दिया जोर। नहीं, तुमने बिल्कुल मुझे स्टोन एज से, पत्थर के जमाने से एमबीए निकाला है। एंड एमबीए माशाल्लाह इज सच अ ब्रिलियंट फ्रेंड ऑफ माइन और मेरे क्लास फेलो हैं। और ये राइजिंग पाकिस्तान जब शुरू हुआ था तो बिल्कुल हमारे पहले वीक में जो बच्चे आए थे उनमें से हैं। और अब मैं तो उस वक्त भी से कहता था कि भाई तुम तो बड़े होके तुमने ना टीवी शो होस्ट करना है। ये 2-3 और बच्चे हैं जो मैं कहता हूँ ये राइजिंग पाकिस्तान के मेन होस्ट्स में तैयार करो, लेकिन एमबीए का नहीं पता चलता। कभी ये आईटी प्रोफेशनल बनना चाहता है, कभी आर्मी में जाना चाहता है, कभी कहता है मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है ना। लेकिन सर वो पिछली बार मैंने कहा था ना मैं मिलिट्री में जाने, अब वो मैंने कहा अब चेंज हो गया फिर से, अब मैं होस्ट करना है ये शो। अच्छा, अब टीवी शो होस्ट करना है। 6-8 घंटे बाद फिर से पूछा, फिर से चेंज फिर चेंज हो चुका है। थैंक यू वेरी मच एमबीए, ऑल द बेस्ट, जीते रहो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक राइजिंग पाकिस्तान में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेबेका अब्दुल हमारे साथ होंगी और हमारे लेकर आएंगी 3 अच्छी खबरें गुड न्यूज में।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है रिबेका और लेकर आई हैं आपके लिए 3 अच्छी खबरें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तौसीक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या सीन है? आज सीन बड़ा अच्छा, लेकिन एक चीज़ अभी तौसीक कुछ देर पहले मैं नोटिस कर रही थी, मेकअप जब मैंने कर लिया और बैठी हुई, मैं कह रही हूँ आज की जो 3 हमारी गुड न्यूज़ है उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है, और वो क्या? वो है काइंड डीड। काइंड डीड। अच्छा, गुड डीड या कोई नेकी का एक अमल। एलिमेंट जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। सो बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ ठीक के है, जानिब। ठीक है। पाकिस्तानी खिदमत और मदद के जज्बे से सरशार होते हैं, यही चीज़ इन्हें बैरून मुल्क भी मुमताज़ बनाती है। स्पेन में रोज़गार के सिलसिले में मौजूद मोहम्मद जुनैद पेशे के एतबार से टैक्सी ड्राइवर हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन जुनैद डिसेबल्ड बच्चों को मुफ्त हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ से ले आते हैं। यही नहीं, कोरोना के दौरान लोगों के घर में दवा पहुँचाना, मेडिकल स्टाफ के लिए खाना और दूसरी ज़रूरियात का सामान बिना किसी मुआवजे के भी पहुंचाते हैं। जुनैद की खिदमत के इतराफ़ में स्पेन की हुकूमत ने शहर की दीवार पर इनकी तस्वीर जो है वो छपवाई, जिसे जुनैद जो है अपने मुल्क के लिए एक छोटी सी काविश करार देते हैं। यकीनन जुनैद जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ख़ास तौर पे देखें, यूरोप के लाइफस्टाइल के बारे में रिबेका अक्सर हम बात करते हैं कि जी वहाँ तो इंसान के पास मतलब इतनी तेज़ ज़िंदगी है कि बस सलाम दुआ का भी टाइम नहीं होता, और आपके कैलकुलेटेड आवर्स, और आपने ज़ाहिर है खर्चे बहुत ज़्यादा, लाइफस्टाइल बहुत महंगा, तो पैसा कमाने की ही दौड़ में यहाँ पे भी, बाहर भी आजकल की दुनिया है ही इसी तरह की नफ्सा नफ्सी का दौर है। लेकिन ऐसे में आपको इस तरह की काइंड डीड के लिए वक्त निकालना, पैशन निकालना और अपना टाइम देना, सारे उसका पेट्रोल भी लगता होगा, उसके वर्किंग आवर्स इफेक्ट होते होंगे। तो आई थिंक जुनैद की इस काविश को सिर्फ ये नहीं कि अच्छा वो ये काम कर देता है, बहुत मुश्किल काम है, खासतौर पे यूरोपियन लाइफस्टाइल में इस तरह से वक्त निकालना। सो आई थिंक ही मेड अस प्राउड। सो गुड जॉब जुनैद, ज़बरदस्त। यस, सो बढ़ते हैं आज की सेकंड गुड न्यूज़ के जानिब तौसीक। किसी भूखे को खाना खिलाना, या अगर उसके घर उसके पास रिहाइश के लिए जगह नहीं है, उसको जगह देना बहुत बड़ी नेकी होता है। ऐसे ही नेकी के जज्बे से सरशार हैं लाहौर के हाजी नेमत अली, जिन्होंने लाहौर में बेघर और मजदूर अफराद के लिए मुसाफिर खाना बनाया है। हाजी नेमत के मुसाफिर खाने में 200 से ज़ायद मजदूर जो हैं वो रहते हैं, और इनको 2 वक्त का खाना भी वहाँ पर दिया जाता है। हाजी नेमत की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि वो इस मुसाफिर खाने की सफाई जो है वो ख़ुद करते हैं। यहाँ पर रहने वाले मुसाफिर जो है वो इनकी इस नेकी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वाह जी वाह। देखिए, वाकई जुनैद के बाद हाजी नेमत साहब की कहानी जो आपने हमें सुनाई है, सो इंस्पिरेशनल। जब और 200 से ज़्यादा मजदूर वहाँ पे इस्तेफादा करते हैं उनकी इस नेकी से। तो हाजी साहब, आप जैसी शख्सियत जो है वो वाकई ट्रू फेस ऑफ पाकिस्तान, मैं कहता हूँ ना, असल पाकिस्तानी से आपने मिला, जो यहाँ से जो सही पाकिस्तानी है। तो ये लाहौर के हाजी नेमत साहब वाली कहानी जो आपने हमें सुनाई है, आपने हमें प्राउड फील कराया। हाजी साहब, प्राउड फील कराया आपने। लेकिन देखिए तो ऐसी कितनी अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि ठीक है वो हेल्पर भी रख सकते थे वहाँ पर, जो लोग मौजूद हैं वो ये भी कह सकते हैं कि आप यहाँ पर रहते हैं तो आप भी मेरे साथ मिलकर काम करें। हाँ। तो वो उनको ये है कि मुसाफिर खाना, यानी मुसाफिर हैं या लोग अपने मजदूरी के की वजह से वहाँ मौजूद है तो वो अपने काम पर चले जाते हैं। एक बड़ी प्रोमिनेंट बात ये थी कि हाजी साहब वहाँ पर सफाई खुद करते हैं। 200 लोग अगर किसी जगह पर रहते हैं तो इट्स अ बिग डीड। बढ़ते हैं आज की आखिरी गुड न्यूज़ के जानिब। स्कूल से फारिग होना और ग्रेजुएशन की डिग्री मिलना जो है, रिसीव करना, ये हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही प्राइड की, बहुत ही खुशी की बात होती है, और आई थिंक ये हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है। सो पीटर अपनी डिग्री लेने खुशी खुशी घर से जो है स्कूल तक पहुँचे ताकि आज वो अपनी डिग्री रिसीव कर सके, लेकिन जूते जो है वो जल्दी में एक्साइटमेंट में घर छोड़ गए और चप्पल पहन गए। सो जूते जो है वो ड्रेस कोड से नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से उन्हें गेट पर रोक लिया गया। अब पीटर को या तो घर वापस जाना था या डिग्री के बगैर या घर जाते और अपने जूते को बदला कर लाते। ऐसे में पीटर के उस्ताद ने अपने जूते पीटर को दिए ताकि वो अंदर जाएं और अपनी डिग्री को रिसीव करके लाएं। इतनी देर जब तक वो डिग्री लेने के लिए अंदर गए, उनके उस्ताद नंगे पैर वहाँ पर खड़े रहे। वाह वाह वाह। और पीटर गए और अपनी डिग्री लेके आए ताकि उनका ड्रेस कोड को। तो ये देखें, ये होता है उस्ताद। ये नहीं कहते उस्ताद उस्ताद होता है ना। वाकई कि मैं टीचर हूँ और मैं नंगे पैर खड़ा हूँगा, ये तो मेरा स्टूडेंट है। यानी उसने डिग्री वाले दिन भी तलबा और तालिबात को, स्टूडेंट्स को एक मैसेज दिया है, कुछ सिखाया है। तो कितने अजीम हैं ये टीचर्स। छोटा बड़ा नहीं होता, खैर उस्ताद का तो रुतबा ही बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये काम करके आई थिंक उस्ताद के रुतबे को एक लेवल वो और ऊपर ले गए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। रिबेका, थैंक यू वेरी मच।
मज़े की खबरें थी और वाकई आपने बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल आगाज़ में सेगमेंट के, कि तीनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो है वो काइंडनेस, जो जुनैद में भी हमें नजर आई, जो पीटर के उस्ताद में भी हमें नजर आई, और हाजी नेमत साहब के अंदर भी हमें नजर आई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुरु काशिफ हमारे साथ होंगे। तैयार हो जाए जिम फिट होने के लिए। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। गुरु काशिफ मेरे साथ मौजूद हैं और लेकर आए हैं आपको जिम फिट करने की कुछ टिप्स। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ भाई क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। क्या सीन है आज? सीन है डंबल्स के साथ वर्कआउट करेंगे। कोशिश करेंगे कि होता ही है ना कि समटाइम्स आप स्पेसिफिकली हम डेज़ को लेके चल रहे होते हैं। शोल्डर्स का वर्कआउट है, आर्म्स का वर्कआउट है, लेग्स का वर्कआउट है, एब्डोमिनल का वर्कआउट है। आज ऐसा वर्कआउट है जिसमें हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस को इंक्लूड कर रहे होंगे, डिफरेंट मसल्स को। जैसे हम मसल शॉक की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे आप अगर 3 हफ्ते से रेगुलर एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपने एकदम से डिफरेंट क्या करना है कि आपने सारे मसल्स को अपर बॉडी के इन्वॉल्व कर लिया, इस तरीके से लोअर बॉडी को कभी कंबाइन कर लिया। तो आज का इस तरह का वर्कआउट है, डिफरेंट हम मसल्स को रिक्रूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डंबल्स। तो हमने क्या करना है, हमने लाइट डंबल लिया। जाहिर है काशिफ लाइट डंबल्स अपने लिए रखते हैं और हैवी डंबल्स मेरे लिए रखते हैं। ऑफ कोर्स करेंगे, कभी ज़रूर नहीं। शुरू करते हैं जी। आज हमने डंबल्स के साथ आगाज़ करना है, तो हमने डंबल्स के साथ ही हमने रोटेशंस करने हैं, आर्म सर्कल्स। अब आप देखिए कि रोटेट कर रहा हूँ, मेरी बैक स्ट्रेट है, चेस्ट अप, कोर नाइस एंड टाइट। सामने देखना है आपने, गर्दन को बेंट नहीं करना और आपने फ्लोर के साथ ग्रिप बना के रखनी है। एंड एक वेव होती है ना, बिल्कुल टायर नुमा, लेकिन टायर की एग्जांपल नहीं है ये होती है बेजुई, अंडे की तरह बेजुई शक्ल में, वो रखना है आपने, ठीक है। नाइस एंड कंट्रोल। अब ग्रिप प्लेसमेंट की बात करते हैं। ग्रिप प्लेसमेंट आपकी ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, एंगुलर चाहिए, ठीक है। 15 रेपिटेशंस करेंगे। अब देखिए कि यहाँ से मेरी थोड़ी सी हल्की पेस होती है और ऊपर जाके मैं कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कनेक्शन मैं ऊपर फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो हमारी एक नॉर्मल स्टेट है, रेगुलर स्टेट है। लेकिन यहाँ हम अगेंस्ट द हमारी जो रेगुलर हमारे हाथों की प्लेसमेंट होती है, और खासतौर पे नीचे जब वापस आ रहा होता है, वहाँ पे कंट्रोल करना। ऊपर ले जाना आसान है, नीचे लाना ज़्यादा नेगेटिव कंट्रोल करना आपने। तो आपने मोमेंटम बनाना है, नाइस एंड कंट्रोल, टेक योर टाइम, नाइस एंड कंट्रोल। ये आवाज़ें निकालना कितना ज़रूरी होता है एक्सरसाइज में? बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका ब्रीदिंग जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहते हैं ब्लड कैरीज ऑल द अमीनो एसिड। मैंने ब्रीदिंग के खिलाफ तो कोई बात की नहीं, तो मैं कह रहा हूँ आवाज़ें निकालना कितने, ब्रीदिंग आवाज़ निकाले बगैर भी की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? आवाज़ लाउड ये करना कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जल्दी जल्दी सांस लें, अपने लंग्स को रिलैक्स करें क्विक टाइम में, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हमने स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आप कंफर्ट जोन, कंफर्ट आपका ये है कि आपके हाथ ऐसे हैं, कंफर्ट है कि आपके सीधे खड़े होकर आपने कोई वर्जिश की हरकत कर ली। हम क्या करेंगे, हमने स्ट्रेट खड़े होना है, हमने बेंट होना है, ऑलमोस्ट जैसे हमने इंक्लाइन बेंच पे हम बैठते हैं, लेटते हैं, ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज, 35, 25, विच एवर द एंगल इज़, यहाँ करना है। हमने रोटेट किया, डंबल्स को हमने इनवर्ड ग्रिप किया, पाम फेसिंग इन एंड ऑल द वे आउटवर्ड्स, फुल रेंज ऑफ मोशन में। अब क्या हो रहा है साथियों कि मैंने अपने शोल्डर्स को इंगेज किया हुआ है, ट्रापेजियस मसल को इंगेज किया हुआ है, अपने बाइसेप को ट्रेन करते हुए। जैसा कि हमने सबसे पहली मूव हमने की थी रोटेशंस, रोटेटर कफ के लिए। तो अब ये जो डंबल का वेट है, अगर ये मेरे पास 10 किलो का टोटल वज़न है, तो मैंने 10 किलो का वज़न अपने कंधों पे ढाला हुआ है, और ये कंफर्टेबल नहीं है, ये इस स्टेट में है। यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिल रही है ग्रेविटी की भी, और आप वेट को कंट्रोल करें। देन यू आर मूविंग, और आप कर्ल करें आर्म्स का, ठीक है। लेट्स स्टार्ट ऑन, ऑल द वे, फुल रेंज ऑफ मोशन। हाफ नहीं लेके आना, हाफ नहीं, फुल रेंज रोटेट करना है। 12 रेपिटेशंस करेंगे, और आप देखिएगा कि मैं इसी फॉर्म में रहते हुए मैं ट्रांजिशन के ज़रिए अगली वर्जिश की हरकत में जाऊंगा। लेकिन आप अच्छे तरीके से इसको नोट करें कि मेरी एल्बो लॉक्ड है। थोड़ा सा आप ऐसे देखिए, थोड़े डोले शोले दिखाऊँ आपको, नज़र आए कि हो क्या रहा है, काम कहाँ चढ़ रहा है, ठीक है। ऑल द वे। अच्छा, अब ये पोजीशन हमारी मेंटेन रहेगी। हमने क्या किया, डंबल्स की ग्रिप प्लेसमेंट यहाँ थी, यहाँ से हमने रोटेट किया था। अब हमने ग्रिप प्लेसमेंट यूँ कर ली, बेंट हुए थे,
एल्बो ऑल द वे अप और सिंगल आर्म सीधा हो जाता हूँ और अब आप देखिए 360 घूम रहा हूँ मैं आपको एंगल दिखाने के लिए। इसको डंबल किक बैक कहते हैं। अब आप चाहें तो आप दोनों एक साथ भी ये कर सकते हैं। अब देखिए मेरा कौन सा मसल इन्वॉल्व हो रहा है, मेरा शोल्डर इंगेज है लेकिन हम ट्राइसेप को फोकस कर रहे हैं। ऑल द वे एक्सटेंड, ऑल द वे एक्सटेंशन, ठीक है। सेम पोजीशन, सेम फॉर्म। लेट्स स्टार्ट ऑन फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। तो सीख भाई आप खामोश हैं, कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? नहीं, All मैं good? बिल्कुल मैं फोकस्ड है। मैं फोकस्ड हूँ और मैं वो जो मसल रिक्रूट हो रहा है उसको एक एक को नोट कर रहा उसकी हूँ। और में चले गए। मैं उसके ऑ में चला गया और मैं देख रहा हूँ कि आज रात को जिम में मैंने ये एक्सरसाइज करनी है। वेरी नाइस। मैं उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। 12 to 15 रेपिटेशंस करेंगे हम लोग। अच्छा, एक्सीलेंट। 3 to 4 सेट्स करने हैं आपने। 12 to 15 रेपिटेशन से ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं रहना। साथ साथ पानी की सिपिंग करनी है आपने। इसके और बाद ऊंची आवाज में सांस लेते रहना है। ऑफ कोर्स लाजमी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी क्या है, हमने इस पोजीशन में आना है, एंगुलर। इसका जो डायमीटर है वो राउंड है। चिपटे भी होते हैं डंबल्स, अच्छा हो जाएगा कि आपकी ग्रिप प्लेसमेंट फ्लोर के साथ अच्छी होगी, लेकिन राउंड है तो डिपेंड करता है कि आपकी बाजू में, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कितनी है। तो रोटेशन है और कोशिश करें सरफेस प्लेन ना हो। मेरे पास प्लस ये है कि इस प्लेन नहीं है, खुरदरा है, इससे मेरी फिसलने का चांस बहुत कम है। क्या करना है, हमने इस पोजीशन में आना है। आप चाहें तो चलिए मॉडिफायर से बताते हैं। नीज पे आएंगे, ऑल द वे अप, डेड लॉक, रोटेट किया, ऑल द वे अप, नीचे आए एंड साथ ही ऑल द वे अप, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ राइट। अब इसी ग्रिप में अब आप देखिए कि ट्रांजिशन कैसे हो रही है ग्रिप प्लेसमेंट की। सारी ग्रिप प्लेसमेंट की बात है। ऑल द वे अप, यहाँ आए, बाजू सीधा, इधर से ऐसे आए, साथ ही इसी ग्रिप प्लेसमेंट में साइड पे जाएंगे और इसी में हम इसको ऐसे ले जाएंगे, जब वापस आएंगे तो सामने फिर ले जाएंगे। ट्रांजिशन देख रहे हैं आप, और यहाँ पे टेंशन इंटायरली है जैसा कि हमने इनिशियली वर्कआउट का आगाज़ किया था। शुरू करते हैं फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। लेकिन इस सारी चीज को आप हमें एक फ्लो में एक दफा करके दिखाइए ना। 1 2 आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं। 3 नहीं बिल्कुल। 1 2 3 फ्रंट, क्योंकि आप side. अगेंस्ट द ग्रेविटी हैं तो आपको जान मारना पड़ेगी इसमें, ठीक Exactly. है। आप चाहें तो आप हाथ यहाँ रख सकते हैं, ऑल द वे sideways, एंड लैटरल, front, sideways Lateral. and Bend. lateral. ऑल द वे। Very nice. ठीक। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, हमारी लास्ट मूव आज की। ये हमारी आखिरी वर्जिश की हरकत है। हमने डंबल्स को यूं पकड़ा, याद रहे कि वेट आपने उतना ही यूज़ करना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मुझे हल्का हल्का सांस चढ़ गया है, काम शुरू हो गया है। आपने क्या करना है, सिंगल आर्म, डंबल आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, क्विक चलेंगे। तो सिख भाई ने इशारा दे दिया कि भाई वक्त ख़त्म हो चुका है, बस करो, अपनी दुकान बंद करो। चलें जी, डंबल ऐसे रखे, जोड़ने नहीं है। ऑल द वे अप, फुल एक्सटेंड, यहाँ लाएंगे, बेंट हुआ, ऑल द वे अप, फुल रेंज एक्सटेंड, ऑल द वे अप, बेंट हुआ, फुल रेंज के साथ, ऑल द वे। अब आप क्या यूज़ करें, मसल एंगेज हो रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको। आपका जो लैट्स मसल यूज़ हो रहे हैं बैक के, आपका शोल्डर इन्वॉल्व है फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज, आपका ट्राइसेप, बाइसेप, इंटायर बॉडी जो आपकी अपर है वो इन्वॉल्व है इस लास्ट मूव में। इसको सीक्वेंस में करते हैं क्विकली। स्पीड आपने खुद अपनी सेहत तबीयत के मुताबिक करनी है, जैसा कि मैं आपको गाहे गाहे बताता रहता हूँ, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। जबरदस्त जबरदस्त। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच। जीते रहिए। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में छोटा सा ब्रेक, और जैसे कि ट्रेनर काशिफ ने कहा, इनकी दुकान हुई बंद। राइजिंग पाकिस्तान है एक पूरा शॉपिंग मॉल जिसके अंदर हर कोई आके अपनी अपनी छोटी छोटी दुकान सजाता है। इसके बाद जो दुकान खुलने वाली है वो है डॉक्टर ताहिरा शाहिद की, और आज डॉक्टर ताहिरा हमें गर्मी के मौसम से रिलेटेड छोटे छोटे बेसिक बीमारियां, मसाइल जो रोजमर्रा घर का हिस्सा बन जाती हैं, उनके बारे में बताएंगे, और उनका छोटा छोटा तदारुक भी आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। रही मेरे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान।